हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और आपके लिए आज से एक नया करेंट अफेयर्स के लिए यह आपको वीडियो लेकर आ रहा हूं। आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, बिल्कुल कैसा आपको लग रहा है और क्या इस तरह के वीडियो बनाने के आपको फ़ायदे मिलेंगे या नहीं। आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उसके बाद मैं रेगुलर इस तरह के वीडियो के लिए प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? और इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 7 मई, 9 मई, 8 मई या 3 मई। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट अभी के दिनों के लिए प्रश्न है, तो इसके आंसर हो जाएंगे 9 मई। और चलिए हम लोग थोड़ा सा जाने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के विषय में कि इस दिवस को मनाने का मूल उद्देश्य जो है वह लोगों को जो है पक्षियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है और पक्षियों को संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। तो दो है, एक तो पक्षियों के विषय में, चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवासी पक्षियाँ एक निश्चित समय पर विभिन्न देशों में आते हैं और यहाँ पे रहते हैं और कुछ दिनों के रहने के पश्चात वह वापस लौटते हैं। लेकिन लगातार जो प्रदूषण की जो कड़ी चल रही है और इस प्रकार से प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, तो अपने मनानुकूल वह यहाँ पे प्रवास नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से एक तो यह समस्या उत्पन्न हो रही है और दूसरी समस्या है कि यहाँ जो शिकार उन पक्षियों का किया जाता है। तो लोगों के बीच में अभी बहुत सारी ऐसी पक्षियाँ हैं। आप दोस्तों देखते होंगे पहले किस प्रकार से घर में वो छोटी छोटी चिड़ियाँ हुआ करती थी, बिल्कुल गौरैया जिसको कहते हैं, या फिर कौवे को देखिए या गिद्ध को देखिए, कभी आज से 10 वर्ष पहले किस प्रकार से नज़र आते थे। लेकिन आज कहीं यह पॉल्यूशन या विभिन्न तरह की जो रेडियो तरंगे हैं, इन सभी चीज़ों के कारण पक्षियाँ इस तरीके से विलुप्त होते जा रही हैं। तो एक तो वो हमारे यहाँ जो रहते हैं सो, लेकिन खास करके वो प्रवासी पक्षी है जो आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे आपको है सो तालाब, झील, इन सभी जगहों पर ठहरते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। तो उन सभी के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना, उनको संरक्षण देना, यह महत्वपूर्ण आपको जो है सो इस दिवस का उद्देश्य है। और फिर आप देख सकते हैं कि ये 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है और पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, यह 2020 का यह जो है सो थीम है आपको। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू कौन बने हैं? बिल्कुल दोस्तों, तो पहले हिंदू आपको बने हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हुए राहुल देव, प्रतीक सिंह, सिराज जोशी और सतवीर सिंह। तो यह आंसर हो जाएंगे राहुल देव, बिल्कुल राहुल देव हो जाएंगे। और हम लोग चलिए राहुल देव के विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। तो राहुल देव हैं सो सिंध प्रांत, बिल्कुल जो पाकिस्तान में सिंध प्रांत है, उससे सिंध प्रांत के सबसे बड़े जिले थरपारकर जो है वहाँ के रहने वाले हैं। और यह जो पाकिस्तान में थरपारकर वह जगह है जहाँ हिंदू समुदाय की बड़ी संख्या निवास करती है। बिल्कुल दोस्तों, बड़ी संख्या निवास करती है। और पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार एक हिंदू युवा को वायुसेना में पायलट के रूप में चयनित किया गया है। राहुल देव पाकिस्तानी सेना में जनरल ड्यूटी पायलट अफसर के रूप में भर्ती हुए हैं। तो ये एक पाकिस्तान, खास करके आप जानते हैं कि कट्टर देश और वहाँ पे हिंदू को है सो, तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाल ही में किसे पुनः मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बिल्कुल दोस्तों, ये MCC को जनरली लोग समझ बैठते हैं मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वो नियुक्त किए गए हैं कुमार संगकारा। बिल्कुल आप जानते हैं कुमार संगकारा को, ये श्रीलंका के आपको पूर्व कप्तान रह चुके हैं और इन्हें जो है सो आपको है सो चुना गया है अध्यक्ष के रूप में। तो ये श्रीलंका के टीम के पूर्व कप्तान संगारा MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने हैं। ये मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब लंदन में एक क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना 1787 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि MCC कहाँ का है, तो लंदन का एक क्रिकेट क्लब है और इस क्रिकेट के नियमों का संरक्षक और खेल की भावना का संरक्षक करना MCC का काम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बिल्कुल दोस्तों, इराक, ईरान, सर्बिया और अफगानिस्तान। तो आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल अभी के दिनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, और आंसर हो जाएंगे इराक।
तो ये जो है आपको इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफ़ा आपको अल कदीमी, ये हैं सो क्या थे, पूर्व खुफिया प्रमुख थे। मुस्तफ़ा अल कदीमी ने इराक के प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ली। कदीमी के अमेरिका से करीबी संपर्क बताए जाते हैं, तो एक अच्छी बात है। और कदीमी ऐसे समय में कमान संभाल रहे हैं जब इराक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। तो चलिए इराक की बात आई है तो इराक की थोड़ी हम लोग वहाँ की राजधानी को भी जान लें। तो राजधानी क्या है, बगदाद है बिल्कुल। और इराक एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। इराक की दो प्रमुख नदियाँ बिल्कुल बड़े महत्वपूर्ण हैं, प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए दजला और फरात, और इसी के दोआब में मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार से हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, उसी समय के आसपास के ये मेसोपोटामिया सभ्यता भी है। तो इससे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। बीते दिनों किस देश के साथ लिपुलेख सड़क को लेकर तनाव बढ़ा है? लिपुलेख, बिल्कुल दोस्तों, लिपुलेख दर्रा के नाम आप सुने होंगे, प्रश्न में बहुत बार ऐसे भी आते हैं कि लिपुलेख दर्रा जो है सो किस राज्य में है। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं बीते दिनों किस देश के साथ लिपुलेख सड़क को लेकर तनाव बढ़ा है। तो यहाँ आंसर बिल्कुल हो जाएंगे नेपाल के साथ। तो ये लिपुलेख कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के काला पानी के बाद अब लिपुलेख इलाके को लेकर नेपाल के साथ भारत के तनाव बढ़ गया है। तो ये आपको नेपाल के साथ तनाव बढ़ा है। कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प दहल ने इस पर विवाद पर नेपाल सरकार को आगे बढ़ने के लिए कहा है। भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए शुक्रवार को पिथौरागढ़ धारचूल से लिपुलेख को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया था। इसी वजह से ये नेपाल सरकार को काफ़ी, चूँकि नेपाल सरकार जो है सो लिपुलेख पर अपना दावा ठोकती है। तो ये उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख पर नेपाल अपना दावा पेश करता है। तो इसी की वजह से तनाव बना हुआ है। और यहाँ पर प्रश्न बहुत बार लिपुलेख के विषय में आते हैं कि किस राज्य से है, तो उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बीते दिनों किस देश ने ओमान सागर में अपने ही जंगी जहाज पर मिसाइल से हमला किया जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई है? तो ये आपको जो है सो ईरान, बिल्कुल ईरान किया है। और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चलिए देखें इसके विषय में। तो यह हादसा ओमान सागर में नौसेना के अभ्यास के दौरान हुआ जब गलती से एंटी शिप क्रूज C-802 नूर मिसाइल से युद्धपोत पर हमला हुआ और इससे ईरान के युद्धपोत समुद्र में डूब गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 40 नौसैनिक लापता बताए गए। तो बिल्कुल दोस्तों, खुद के ही अपने ही नौसैनिक युद्धपोत पर हुआ है सो मिसाइल से दाग दिया, कुछ गलतफहमियाँ हो गई थी और जिसके बाद है सो ये हादसा हुआ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी ईरान की राजधानी को भी जान लें। ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ का प्रमुख धर्म इस्लाम है। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर है। बिल्कुल दोस्तों, कैस्पियन सागर को आप जरूर से देखिएगा मैप में। और ईरान मुख्यतः प्राकृतिक गैस एवं तेल के निर्यात पर निर्भर है। ईरान के संसद भवन को मजलिस कहा जाता है। बिल्कुल, ये मजलिस आपको कहा जाता है। और ईरान की मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल है। यह भी बहुत बार प्रश्न है कि ईरान की मुद्रा क्या है, तो ईरानी रियाल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपको, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिल्कुल ABC ने किस क्रिकेट खिलाड़ी पर खेल के सभी प्रारूप से 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया? बिल्कुल, किस क्रिकेट खिलाड़ी पर? कौन? तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आंसर आपको हो जाएंगे शफीकुल्ला शफाक हो जाएंगे यहाँ पर आंसर। चलिए हम लोग थोड़ा सा इनको जानने का प्रयास करते हैं, शफीकुल्ला शफाक को, कि ये आखिर कौन है। तो यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज शफीकुल्ला शफाक को अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से 6 साल तक के लिए बैन लगा दिया है। शफाक ने APL T20 और बांग्लादेश लीग BPL के दौरान भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। अब चलिए हम लोग यहाँ पर तो जान गए कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण ये इनको हटाया गया है। अब थोड़ी सा अफगानिस्तान को भी जान लेते हैं। अफगानिस्तान चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है। बिल्कुल, आप देखिएगा गौर से मैप में, तो कोई भी समुद्री भाग इसको नहीं छू रहा है। और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है। मुद्रा क्या है? तो अफगानी है। और राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई तथा प्रधानमंत्री अब्दुल्ला वहाँ के हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में
2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? और इसके आंसर हो जाएंगे सिद्धार्थ वरदराजन। बिल्कुल दोस्तों, सिद्धार्थ वरदराजन। और चलिए हम लोग इनको थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं इनको, सिद्धार्थ वरदराजन को। और ये जो है सो द वायर के पूर्व संस्थापक एवं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन समेत 14 देशों के 17 पत्रकारों को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपको 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह घोषणा की गई थी। और यही है आपको सिद्धार्थ वरदराजन। इधर उनके द्वारा जो है सो उनके द वायर के इसमें आपको पेपर में, अखबार में उनके द्वारा जो है कुछ कोरोना संदर्भ में गलत आपको जो है फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर FIR भी दर्ज किया है। तो एक इधर के दिनों में बड़ा इम्पोर्टेंट ये बातें आ रही हैं इनके लिए। तो चलिए ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको कब मनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस? तो बिल्कुल ये मनाया गया है आपको है सो ये मनाया गया 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो ये आपको प्रत्येक वर्ष 8 मई को है सो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और यहाँ देखिए विश्व के प्रत्येक 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन है सो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्म 1828 को हुआ था, इसीलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में, बहुत बार पूछे गए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना है। और अभी तक 3 बार इसे नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 1917, 1944 और 1963 का यह नोबेल का शांति पुरस्कार इसे दिया गया। और चलिए हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? बिल्कुल, प्रवासी राहत मित्र नामक नया ऐप उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ तो आंसर ही नहीं है, चूँकि ये आपको है सो भूल बस यहाँ छूट गए हैं। तो आंसर इसके हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। बिल्कुल दोस्तों, उत्तर प्रदेश यहाँ पर आंसर भूल बस छूट गए हैं। तो आप है सो इसको जरूर से ध्यान दे दीजिएगा। उत्तर प्रदेश इसके आंसर होंगे, यहाँ पर नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके जानेंगे इसके विषय में कि ये प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। साथ ही ऐप की सहायता से मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखना है। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आपस में सूचना का आदान प्रदान कर इन प्रवासी नागरिकों के रोजगार और आजीविका के लिए नियोजन एवं कार्यक्रम बनाने में मदद भी इससे मिलेगी। इस ऐप की मुख्य विशेषता यह भी है कि इसमें ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसके आंसर क्या हो गए? उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अगर आपको पसंद आता है तो मैं इसे आगे भी इस तरीके के आपके लिए करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।